हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 23 मार्च से लेके 31 मार्च 2024 तक का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सारी अंतर्राष्ट्रीय जगत की, राष्ट्रीय जगत की, खेल जगत की, या फिर राज्य जगत की करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो सोशल मीडिया है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया बड़ा कंसर्न का विषय बना हुआ है। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, जो हमारे टीन्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, इनके लिए बड़ा चिंता का विषय है ये विषय। ये सोशल मीडिया, क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बच्चे गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अपने अंदर स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे रील देखना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील देखना एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील देखने वाले से 100 गुना बढ़िया वो लोग हैं इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कम से कम कुछ कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील बनाना एकदम टाइम वेस्ट है। सारे लोग इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, फिर देश को आगे लेके कौन जाएगा? इन्फ्लुएंस होने के लिए बचेगा कौन जब सारे लोग इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे? ठीक है, इसके अलावा ये तो सोशल मीडिया का एक बहुत ही आप कह सकते हो माइल्ड इफेक्ट है। इसके अलावा सोशल मीडिया के बहुत वर्स इफेक्ट है। लोग गेमिंग की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं, गेमिंग की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया है उसको लेके बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव आज के टाइम पे बनने लगा है। और अभी हाल ही में यूएस का एक स्टेट है जिसने अपने यहाँ पर जो सोशल मीडिया है वो बैन कर दिया है माइनर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, कि ऐसा कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 साल के नीचे है, ठीक है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बैन कर दिया है कंप्लीटली। तो कौन सा स्टेट है यूएसए का जिसने अभी हाल ही में 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर, है ना, सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर क्या लगा दी है? पाबंदी लगा दी है। तो ये स्टेट है भाई फ्लोरिडा। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और मच अवेटेड इन इंडिया। इंडिया में भी ये बैन होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को, 12 12 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के। ठीक है, तो जिससे बच्चों का जो करियर है ना, इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि अब सब लोग तो इन्फ्लुएंसर नहीं बनने वाले, बट वो सी बात है ना। तो दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। रील देखना, रील बनाना, है ना। या फिर अगर आपके अंदर लगता है कि भाई कोई स्किल्स है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना, तो आप उस दिशा में करियर परस्यू करो। अगर आपको लगता है कि भाई रील बना बना सकते, आप अच्छी रील बना रहे हो, है ना, इसका मतलब आपके अंदर एक्टिंग स्किल है, आप एक्टर बनना चाहते हो, तो भाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ, वहाँ अपना एक्टिंग में करियर बनाओ। लेकिन रील बना के बिना किसी करियर अप्रोच के किसी करियर को परस्यू करते जाना जस्ट बिकॉज ऑफ एक दिन फ्लूक होगा, फेमस हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, ठीक है, ये गलत है। ये बहुत गलत ट्रेडिशन की तरफ हमारे यूथ को लेके जा रहा है, तो ये मच अबेटेड है। तो याद रखेंगे फ्लोरिडा। ठीक है, पूछा जा सकता है अभी हाल ही में यूएस के किस स्टेट ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है? तो वो स्टेट है फ्लोरिडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेम सेक्स मैरिज। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला इशू है इस टाइम पर ही। सबसे ज्यादा इशू सेम सेक्स मैरिज क्या होती है कि भाई जब दो सेम सेक्स के पर्सन, यानी कि बॉय बॉय या फिर गर्ल गर्ल, जब आपस में शादी कर लें, ठीक है ना, या किसी रिलेशनशिप में हो और वो शादी करना चाहे, तो इसी को सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है। तो सेम सेक्स मैरिज को लेके दो ओपिनियन सामने आते हैं कि भाई जो सेम सेक्स मैरिज है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है, इन नेचुरल सेक्स की कैटेगरी में आती है, इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए। इससे जो यूथ है वो हमारे यहाँ का खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, या फिर इन्फ्लुएंस हो रहा है, बैडली इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इस वजह से सेम सेक्स मैरिज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सेम सेक्स मैरिज का एक एंटी सेम सेक्स मैरिज का एक लीगल पर्सपेक्टिव भी है। ठीक है, तो लीगल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि देखो भाई, है ना, कि सेम सेक्स मैरिज की परमिशन तो हम दे दें, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। लाइक जैसे अभी क्या होता है हमारी सोसाइटी में, दुनिया में कहीं भी जाके देखो, है ना, दो लोग शादी करते हैं जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। उनसे जो बच्चा होता है, ठीक है,
वो उनका लीगल हेयर होता है, यानी कि उनके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो जो लीगल पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि भाई जब दो सेम सेक्स के लोग शादी करेंगे तो कौन हस्बैंड बनेगा और कौन वाइफ बनेगा। ठीक है, दूसरा बच्चे कैसे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो अडॉप्ट कर लेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा अडॉप्ट कर लेंगे, फिर कब तक अडॉप्ट करेंगे, है ना। एक दिन जापान जैसी सिचुएशन आ जाएगी, है ना, कि जापान में पहले बच्चे पैदा करना बंद कर दिए, देन अब वहाँ पे एकदम पॉपुलेशन डिक्लाइन आ गया। पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से क्या होने लगा है, वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स करने लगी है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस आ रहे हैं। दूसरा क्या है, सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं भाई हम कौन होते हैं, हम किसी की जिंदगी में दखल कर देने वाले। अगर कोई लड़का किसी लड़के से शादी करना चाहता है तो इट्स हिज चॉइस, अगर कोई लड़की किसी लड़की से शादी करना चाहती है तो इट्स हर चॉइस। ठीक है, हमें उस चीज में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, वो देखना हमारा काम नहीं है कौन किससे शादी करेगा। ठीक है, एज ए ह्यूमन सबको बराबर राइट मिले हुए हैं, और सबको बराबर राइट मिले हुए हैं, तो सबका ये हक है कि वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद लें। ठीक है, तो सेम सेक्स मैरिज को लेके दो तरह के पर्सपेक्टिव निकल के आ रहे हैं। तो जो ये मानते हैं कि सेम सेक्स मैरिज नहीं होनी चाहिए तो वो अपने यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को बैन कर रहे हैं, जैसे अभी रशिया ने बैन कर दिया था, है ना। उसी तरह एक पर्सपेक्टिव ये है कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए, तो ऐसा मानने वाले कंट्रीज क्या कर रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर रहे हैं, कानून लेके लीगल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक एशियन कंट्री ने सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया है, अपने यहाँ लीगलाइज कर दिया है, यानी कि वैलिड कर दिया है। तो कौन सा देश है, कौन सा एशियन कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है, तो ये कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो थाईलैंड याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, हाल ही में किस कंट्री ने, किस एशियन कंट्री ने, है ना, सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया, वैलिड कर दिया, लीगलाइज कर दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, थाईलैंड, थाईलैंड ने कर दिया है। ठीक है, चलिए, सेनेगल। सेनेगल एक बेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। बेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ना, जिसकी कैपिटल डाकर है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में हुए इलेक्शन, ठीक है, बेस्ट अफ्रीकन कंट्री में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, और इन इलेक्शंस में एक पर्सन है जो विन हुए, तो कौन बना है ना, सेनेगल का नया प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनका नाम है बसीरो डोमाए, है ना, बसीरो डाए माए, बसीरो डाउमाए, ये बने हैं सेनेगल के नए प्रेसिडेंट। तो याद रखेंगे सेनेगल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, बसीरो डाउमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है। ठीक है, अब मिस यूनिवर्स का कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, मिस यूनिवर्स, अभी मिस वर्ल्ड हमने सुन पिछले सेशन में पढ़ा था कि कौन मिस वर्ल्ड बनी है ना, क्रिस्टीना प्रिस्कोवा, जो कि आपकी चेक रिपब्लिक से आती है, वो मिस वर्ल्ड बनी है। अब नेक्स्ट जो कंपटीशन होने वाला है मिस यूनिवर्स के लिए होने वाला है। तो इस मिस यूनिवर्स कंपटीशन में खास बात ये है कि इस बार पार्टिसिपेट करने वाला है सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरबिया की भी कॉन्टेस्टेंट जाएंगी। ठीक है, एक ऐसा कंट्री जो किसी टाइम पे वुमेन को, है ना, सेकंड लेवल की सिटीजन मानता था कि भाई इनके तो कोई राइट्स ही नहीं है, ये तो मर्दों के पैर की जूती हैं। ठीक है, इनका काम क्या हुआ है, घर में काम करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है। तो वो कंट्री एक इस्लामिक कंट्री, कट्टर इस्लामिक कंट्री, है ना, इस्लामिक वर्ल्ड का मुखिया, वो इस मुहिम को लीड कर रहा है और उसने अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है मिस यूनिवर्स कंपटीशन में। तो कौन है सऊदी अरबिया की वो मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर जो इस साल सऊदी अरबिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं मिस यूनिवर्स कंपटीशन में। ठीक है, तो इनका नाम है रूमी अल हक्तामी, रूमी अल कातमी। ठीक है, ये 27 ईयर ओल्ड है और ये सऊदी अरबिया की, है ना, मॉडल है और एक इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में सऊदी अरबिया ने किस मॉडल और इन्फ्लुएंसर को, है ना, सऊदी अरबिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भेजा है। तो इनका नाम है मिस रूनी, है ना, अल काथनी, अरे अल काथनी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, एज हमने पहले पिछले सेशन में डिस्कस किया कि भाई जो पीएम मोदी हैं वो अभी थोड़े दिन पहले कहाँ पर गए, भूटान की यात्रा पर रहे, है ना, जहाँ पे भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला गया, ऑर्डर ऑफ द, है, ड्रूक ग्यालपो। ठीक है, जब गए तो उन्होंने वहाँ पर एक
हॉस्पिटल का एक इनॉग्रेशन किया है अपने भूटानी काउंटर पार्ट के साथ मिलकर, यानी कि भूटानी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर। ठीक है, एक मॉडर्न हॉस्पिटल है जो कहाँ बनाया जा रहा है, थिम्पू में बनाया जा रहा है। ठीक है, थिम्पू में मॉडर्न हॉस्पिटल। तो पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में है ना किस देश की विदेश यात्रा के दौरान, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक मॉडर्न हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, तो आपका आंसर होगा भूटान, थिम्पू। ठीक है, चलो अभी जो द टाइम्स है ना, एक मीडिया आउटलेट है, इसने अवार्ड ऑर्गेनाइज किए और एक अवार्ड था टाइम्स पावर आइकॉन। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया। तो द टाइम्स का टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड, ठीक है, किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है विजय जैन को दिया गया है। ठीक है, विजय जैन को मिला है इस साल का टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड, है ना, फॉर 2024। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एबल प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो एबल प्राइज, एबल प्राइज सबसे पहले जानते हैं किसके फील्ड में दिया जाता है। एबल प्राइज दिया जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने मैथमेटिक्स के फील्ड में कोई रिसर्च वर्क किया होता है, उसके वर्क को एक्नॉलेज करने के लिए हर साल ये एबल प्राइज दिया जाता है। और इस मैथमेटिक्स, इस एबल प्राइज को क्या बोला जाता है ना, नोबल, है ना, नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का हाईएस्ट ऑनर है ये पूरे वर्ल्ड का। तो इस साल ये किसको दिया गया है, तो फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, माइकल टालाग्रांड। ठीक है, माइकल टालाग्रांड। ठीक है, माइकल टालाग्रांड को इस साल का एबल प्राइज दिया गया है ना, मैथमेटिक्स का, जो कि नोबल कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको पूछ सकता है कि साल 2024 का एबल प्राइज, जो एबल पुरस्कार है, वो किसको दिया गया है, तो माइकल टालाग्रांड को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड। ठीक है, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड, तो इनइक्वालिटी पर रिसर्च करने के लिए, ग्लोबल इनइक्वालिटी पर रिसर्च करने के लिए जो ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड है, इस साल दो लोगों को दिया गया है, जिसमें एक इंडियन है। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है इस साल बीना अग्रवाल, जो कि इंडियन है, और ये अवार्ड, इस अवार्ड को शेयर करने वाली हैं जेम्स बॉयस के साथ में, जेम्स बॉयस के साथ में, जेम्स बॉयस के साथ में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस। बीना अग्रवाल याद रखना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो बीना अग्रवाल है वही पूछा जाएगा, क्योंकि वो इंडियन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एविएशन वीक, एविएशन वीक ल्यूटरेट अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है किसी भी एविएशन कंपनी को या किसी स्पेस कंपनी को, ठीक है, उसकी एविएशन अचीवमेंट के लिए। तो इस साल का जो एविएशन वीक ल्यूटरेट अवार्ड है, वो किसको दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है इसरो को, है ना, और वो भी इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को एविएशन वीक ल्यूटरेट अवार्ड दिया गया है फॉर 2023। ठीक है, चंद्रयान 3 को। चलिए नेक्स्ट, आत्मा, एटीएम, आत्मा क्या है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ठीक है, तो इस साल का एक ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, आत्मा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेम काम इसका भारतीय किसान यूनियन की तरह, इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरह है, कि सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना, है ना, सरकार को जो टायर सेक्टर है, टायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके फील्ड में इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है मेन काम है। ठीक है, तो अभी आ, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो हेड करता है वो चेयरमैन होता है, और वो चेयरमैन क्या करा जाता है, इलेक्ट करा जाता है हर साल के लिए। ठीक है, तो अभी हाल ही में नए चेयरमैन के लिए इलेक्शन हुए, और जो सीएट टायर, जो सीएट आपने टायर सुना होगा, सीएट, है ना, बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है, सीएट टायर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, उसको बनाया गया आत्मा का नया चेयरमैन। तो कौन है ये, अर्नब बनर्जी, अर्नब बनर्जी को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। ठीक है, फॉर, है ना, एंड मैनेजिंग, सॉरी, चेयरमैन अपॉइंट किया गया ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन आत्मा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट, यहाँ पे अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए एडिशनल जज, एडिशनल जज अपॉइंट किए गए, कौन
हैं वो जज जिनको एडिशनल जज अपॉइंट किया गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में, तो इनका नाम है मोहम्मद यूसुफ वानी। मोहम्मद यूसुफ वानी। मोहम्मद यूसुफ वानी को एडिशनल जज बनाया गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का। ठीक है, चलिए अब यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में सबने सुना होगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के देशों को एक साथ लेकर चलता है। तो कई दिशाओं में ये काम करता है, सिक्योरिटी के उसमें, है ना, डिस्प्यूट को सुलझाने में, ऐसे ही, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में भी काम करता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, क्या नाम है इनका सेक्रेटरी जनरल का? सेक्रेटरी जनरल यूएन, ठीक है, इन्होंने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एफर्ट के लिए, यूएन का जो है ना, यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एफर्ट के लिए, ठीक है, नया मतलब जो जो हेड है वो अपॉइंट किया है। ठीक है, जो कि इंडिया से आते हैं और ये इस फील्ड में, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में एक बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं, और इनका नाम है मिस्टर कमल किशोर। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस भारतीय को यूएन के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एफर्ट का, है ना, नया हेड अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर कमल किशोर, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिला है नया मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो कौन से पर्सन हैं जिनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया एमडी एंड सीईओ? तो इनका नाम है मिस्टर निधु सक्सेना। मिस्टर निधु सक्सेना इज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनआईए। एनआईए, एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम क्या है कि जो मेनली जो टेरर से रिलेटेड जो इंसिडेंट है, आतंकवादी घटनाओं से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, वह जो घटनाएं हैं, उनकी जांच करना, ठीक है, और सच्चाई को सामने लाना है। इसके अलावा जो देश भर में होने वाले टेरर अटैक हैं उनको रोकने में भी ये एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एनआईए को मिला इसका नया चीफ, है ना। एनआईए के चीफ को क्या बोला जाता है? डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। तो ये एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जो महाराष्ट्र कैडर से आते हैं। ठीक है, 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, 1990 बैच आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, जिनका नाम है ना, सदानंद बसंत दाते। ठीक है, सदानंद बसंत दाते किस कैडर से आते हैं? ये महाराष्ट्र कैडर से आते हैं। 1990 बैच के ऑफिसर है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, चलिए, तो एनआईए में हो गया, इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट, याद रखेंगे ये। ठीक है, अब एनडीआरएफ। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, तो अभी हाल ही में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को मिला उसका नया चेयरमैन, नया चीफ, नया डायरेक्टर जनरल। तो अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल? ये एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, 1991 बैच के हैं, उत्तर प्रदेश कैडर से आते हैं। इनका नाम है मिस्टर पीयूष आनंद। मिस्टर पीयूष आनंद, और जो कि हैं 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश कैडर से ये आते हैं। ठीक
ठीक है, और इनको बनाया गया एनडीआरएफ का नया चीफ। तो याद रखेंगे पीयूष आनंद को बनाया गया है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बीपीआरडी। ठीक है, बीपीआरडी, बीपीआरडी क्या है? बीपीआरडी है ब्यूरो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ, है ना, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में मिला है नया डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये भी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, बट ऑब्वियस सी बात है पुलिस डिपार्टमेंट है तो पुलिस से रिलेटेड ही एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं? राजस्थान कैडर से आते हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार। राजीव कुमार को बनाया गया आईपीएस ऑफिसर हैं जो राजस्थान कैडर के, इनको बनाया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ बीपीआरडी। तो 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं साल के। एनआईए, एनआईए के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सदानंद बसंत दाते बने हैं। ठीक है, इसके अलावा एनडीआरएफ के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? पीयूष आनंद बने हैं, है ना। इसके अलावा बीपीआरएनडी के राजीव कुमार बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंट किए गए नए डायरेक्टर, और ये हैं IAAS, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? हंसा मिश्रा। ठीक है, हंसा मिश्रा, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर इन यूपीएससी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे। ठीक है, यूपीएससी का नया डायरेक्टर हंसा मिश्रा। ठीक है, जो कि है एक IAAS, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस। ठीक है, चलिए पोर्टुगल में, पोर्टुगल एक कंट्री है यूरोप में, है ना, बिल्कुल एक अटलांटिक ओशन के, है ना, कोस्ट पे स्थित है ये। तो पोर्टुगल के नए प्राइम मिनिस्टर, किसको इलेक्ट किया गया है पोर्टुगल का नया प्राइम मिनिस्टर? इनका नाम है लुइस मॉन्टेनेग्रो, लुइस मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अभी पूछ सकता है अभी हाल ही में किस व्यक्ति को पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो आपका आंसर होगा लुइस मॉन्टेनेग्रो, लुइस मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, चलिए, है ना, एवरेडी, एवरेडी आपने सुना होगा। एवरेडी के पहले बहुत सेल आते थे, टॉर्च में पड़ते थे, अभी भी है ना, घड़ी में पड़ते हैं सेल, एवरेडी के आते हैं, है ना। तो बैटरीज बनाती है कुल मिला के ये। ठीक है, तो एवरेडी बैटरी बनाने वाली कंपनी ने अभी हाल ही में एक एथलीट को बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, कौन है एवरेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर? तो इनका नाम है मिस्टर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा बने हैं एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, म्यांमार, म्यांमार में इंडिया ने नया एनबी यानी कि एम्बेसडर अपना अपॉइंट किया। एनबी एम्बेसडर एक ही बात होती है। ठीक है, तो कौन है वो आईएफएस ऑफिसर जिनको बनाया गया है म्यांमार में भारत का, है ना, नया एम्बेसडर? तो इनका नाम है मिस्टर अभय ठाकुर। ठीक है, अभय ठाकुर। ठीक है, अभय ठाकुर को अपॉइंट किया गया है ना, न्यू एनबे टू म्यांमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स, एसडीबी। ठीक है, एसडीबी का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? ठीक है, गोविंद ढोलकिया साहब को बनाया गया है, गोविंद गोविंद ढोलकिया, गोविंद ढोलकिया को बनाया गया है नया, एक मिनट, मिस्टर गोविंद ढोलकिया को बनाया गया है नया चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्स का। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, आयरलैंड में भी अभी इलेक्शन हुए। ठीक है, आयरलैंड में इलेक्शन हुए, और आयरलैंड को मिलने वाला है एक यंगेस्ट पीएम, क्योंकि जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता है, ठीक है, जिसने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया था, वो सिर्फ एक 37 ईयर का एक पर्सन है, 37 ईयर ओल्ड।
एक पर्सन है, ठीक है। तो किसको 37 ईयर ओल्ड किस पर्सन को बनाया गया है ना, आयरलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर? तो इनका नाम है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस बने आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। आयरलैंड पूछ सकता है हाल ही में किस व्यक्ति को आयरलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर जो है चुना गया है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा भाई साहब सिमोन हैरिस है, जो 37 ईयर्स ओल्ड के हैं, इनको बनाया गया आयरलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आईसीसी इलीट एम्पायर, ठीक है। तो आईसीसी एम्पायर्स का एक चैनल बनाता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना एसोसिएशन है आपका, जो है ना। तो ये एम्पायर का एक पैनल बनाता है, जिनको पूरे ऑल ओवर इंडिया जो इंपॉर्टेंट आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर एम्पायर बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक एम्पायर है बांग्लादेश के, ठीक है। इनको आईसीसी इलीट एम्पायर बनाया गया है, और ये बांग्लादेश के पहले आईसीसी इलीट एम्पायर बने हैं। इनका नाम क्या है? सरफुद्दौला, ठीक है। तो सरफुद्दौला बने हैं, है ना, बांग्लादेश के पहले आईसीसी इलीट एम्पायर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखा जाएगा इसको, ठीक है। सरफुद्दौला, ठीक है, सरफुद्दौला हैं जिनको बांग्लादेश का पहला आईसीसी इलीट एम्पायर बनाया गया, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में जो आपकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, FIH लिखा जाता है ना, या इंडियन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। इसने अभी हाल ही में दो एक्स हॉकी प्लेयर्स को, है ना, एक तो इंडिया से आते हैं इंडियन टीम के, है ना, और दूसरी एक फीमेल है ना, तो उनको अपॉइंट किया एज ए को चेयर्स ऑफ द FIH एथलीट कमेटी, ठीक है। तो कौन है ये? तो पहले तो है इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन और गोलकीपर, इनका नाम क्या है? PR श्रीजेश, एंड चिली की कैमिला कैरम, चिली की कैमिला कैरम, ठीक है। चिली की कैमिला कैरम को अपॉइंट किया गया है एज को चेयर्स ऑफ FIH एथलीट कमेटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में इंडिया की एक पैडलर है ना, गेम होता है टेबल टेनिस की तरह, ठीक है। तो पैडलर है, उन्होंने जीता है टाइटल, वुमेन सिंगल टाइटल एट WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बैरूत में, ठीक है। बैरूत कहाँ पे? लेबनान में। तो क्या नाम है इन पैडलर का? इनका नाम है श्रीजा अकुला, श्रीजा अकुला। तो श्रीजा अकुला, है ना, इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल एट वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूत, ठीक है, 2024 में, है ना, जो कि कहाँ हुआ था? बेरूत। बट obvious सी बात है, बेरूत लिखा हुआ है तो बेरूत में होगा, और बेरूत कहाँ पे है? लेबनान में है। बेरूत कहाँ जो कैपिटल है लेबनान की, ठीक है। तो लेबनान की कैपिटल है बेरूत, यहाँ पे ये हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए IPL चल रहा है अभी, IPL 2024, है ना। और IPL 2024 में सनराइजर हैदराबाद ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, और एक रिकॉर्ड बनाया है। तो IPL 2024 में सनराइजर हैदराबाद है, इन्होंने रिकॉर्ड 277 रन बनाए, ठीक है। और अभी तक इतने रन किसी टीम ने नहीं बनाए, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 263 रन का था, है ना, जो बनाए थे RCB ने, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। और ये रिकॉर्ड किसके अगेंस्ट बनाया है? मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट बनाया, ठीक है। तो पूछा जा सकता है हाल ही में संपन्न हुए IPL में, है ना, सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली टीम, ठीक है, कौन सी है? सनराइजर हैदराबाद, 277, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में जो एक इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने T20 क्रिकेट में अपने 12,000 रन कंप्लीट किए, 12,000 T20 रन, यानी कि ऐसा करने वाले ये पहले इंडियन बने हैं। तो भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो इनका नाम है, ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं ये, मिस्टर विराट कोहली, ठीक है। तो विराट कोहली बने हैं पहले इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कितने रन बनाए हैं? टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाए हैं, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 संपन्न हुआ, और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? ठीक है, इस बार मैक्स वर्स्टैपर नहीं है, इस बार है कार्लोस सेंज फेरारी की, ठीक है,
फरारी के कार्लोस साइंज ने ये अवार्ड जीतना, ये रेस जो है जीती है, याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है ना। पता चले मैक्स वर्स्टैपन ही मारा हो, है ना। तो कब फिर कार्लोस साइंज ने जीती है, जो कि फरारी से आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है। ठीक है, चलो, है ना। पेरिस ओलंपिक आने वाला है ना, अगस्त में होगा पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया का फ्लैग बियरर कौन बनने वाला है? फ्लैग बियरर बनते हैं ना, जो जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो झंडा लेके जो इंडिया का आगे आगे चलेगा, तो वो फ्लैग बियरर। ठीक है, तो किसको बनाया गया है? एथलीट है एक शरद कमल, शरद कमल, इनको बनाया गया है इंडियन फ्लैग बियरर एट पेरिस ओलंपिक 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक साउथ इंडिया के क्रिकेटर, सॉरी साउथ इंडिया के एक एक्टर हैं, ठीक है, उनका एक स्टैच्यू बनाया गया है। ठीक है, अब मैडम तुसाद जो म्यूजियम है दुबई में, वहाँ पे। ठीक है, तो कौन से साउथ इंडियन एक्टर हैं? ये हैं अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, दुनिया का पहला ओम शिव टेम्पल, ठीक है, इस शेप में बनाया गया है, ओम की shape में। दुनिया का पहला ओम शेप टेम्पल, ओम शेप टेम्पल कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, तो दुनिया का पहला ओम शेप टेम्पल जो है ना, राजस्थान में बनाया गया है, पाली डिस्ट्रिक्ट में, है ना, पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अगर बात करें विलेज की, तो ये जदान विलेज है, पाली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बनाया गया। तो दुनिया का पहला ओम टेम्पल कहाँ बनाया गया? राजस्थान, पाली डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु ये शुरू किया गया है भाई जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इस ऑपरेशन कामधेनु को अभी हाल ही में शुरू किया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि जो कैटल स्मगलिंग हो रही है, जो गायों की तस्करी होती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लोग गच्चा खा जाएंगे कि यूपी ने लागू किया होगा, बट जम्मू कश्मीर ने इसको लागू किया है। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। तो किस रिवर के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका है इंडिया ने? तो वो रिवर है रावी रिवर। ठीक है, और कहाँ पे? पाकिस्तान में जो डैम, पंजाब में जो डैम है, ठीक है, वहां से उसको रोका गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आ गई है भाई, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आ गई है, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की सॉरी एशिया की सबसे ज्यादा बिलियनियर रखने वाली कैपिटल कौन सी है? ठीक है, तो ये मुंबई है, और मुंबई ने सरपास कर दिया है बीजिंग को, है ना। मुंबई में 12-12 बिलियनियर है, जो बीजिंग से कहीं कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो मुंबई बनी है एशियाज बिलियनियर कैपिटल। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिलियनियर यहीं पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हैप्पीनेस रैंकिंग, है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में किसने टॉप मारा है? सबसे पहली रैंक किसकी आई है? फर्स्ट रैंक फिनलैंड की आई है। ठीक है, और लास्ट किसकी आई है? लास्ट पे कौन है? अफगानिस्तान है। और इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है बस हमारे लिए, तो इंडिया की रैंक 126 है, इंडिया की रैंक 126 है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में। ठीक है, चलिए, IQAir है ना, एक संस्था है ना, स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अभी हाल ही में अपनी एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करी है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। तो इस एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का कौन सा शहर है जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर कौन सा है? बेगूसराय। ठीक है, जो कहाँ है? बिहार में। दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट IQAir के अकॉर्डिंग क्या है ना, बेगूसराय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी आई है? 134। HDI में इंडिया की जो वो है ना, 134 है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको भी याद रखना है। चलो नेक्स्ट, जेंडर इनइक्वालिटी स्टेट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है? 108, इंडिया की रैंक 108, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सिप्री, सिप्री ने अभी हाल ही में बताया कि भाई इंडिया का, दुनिया का कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा आम इंपोर्ट करता है? तो इंडिया,
इंडिया वाज वर्ल्ड टॉप आर्म इंपोर्टर फ्रॉम 29 टू 23। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इंडिया की सबसे ज्यादा, इंडिया की जो लेपर्ड पॉपुलेशन है वो कितनी है? 13,874 है, ठीक है। और सबसे ज्यादा लेपर्ड कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 23 मार्च से 31 मार्च तक के करंट अफेयर्स। अब हम मिलेंगे, अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।